हाँ, तो पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों ने देखा था कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार आवर्त सारणी में आवर्त के साथ और समूह में ऊपर से नीचे जाने के साथ परिवर्तित होता है। अब हम आगे अगला दूसरे नंबर की थी अपनी सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ाने से पहले मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ी सी चर्चा क्या है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, लोग कहते चैप्टर में क्या है, बुक में क्या है, तो चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर में जितनी जरूरत है उतना लिखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बात बच्चों की समझ में आएगी और क्या नहीं आएगी। उनको अपने कंटेंट से मतलब है, वो अपना कंटेंट डालते हैं, चाहे वो आपके समझ में आए और चाहे ना आए। लेकिन अब सहसंयोजी, जब हमें सहसंयोजी ही नहीं पता होगा तो हम सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में क्या जानेंगे। तो अब अगर हम पहले के लेक्चर में चलें जहां पर कि आपने रासायनिक यौगिकों का निर्माण देखा था, तो आपको ध्यान होगा मैंने बनाए थे कुछ धनायन और कुछ ऋणायन। तब मैंने आपसे कहा था कि आप इनको याद कर लीजिए, ठीक। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि वो धनायन कहाँ से आए, ऋणायन कहाँ से आए। अब आपको तभी भी मैंने कहा था कि जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल जरूरत है तो आपके ध्यान की। और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो है, वीडियो देखने में आपको 20 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा लगता है। अगर आप उसी चैप्टर को, उसी चीज को पढ़ने बैठेंगे तो 2-3 घंटे किताब में माथापच्ची करेंगे, लेकिन आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो आपको वीडियो देखना है, और प्लस जो मैं नोट्स कराती हूँ, मैं लिखने बैठूंगी तो आवाज आपको आ रही है, आप परिभाषा बोल रहे हैं या फिर जो भी, तो आप उसको नोट करते जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सहसंयोजी त्रिज्या की। तो सहसंयोजी त्रिज्या की बात करें तो अगर हम यहाँ पर आपको बताए थे कि लिथियम, तो सहसंयोजी त्रिज्या से हम पहले थोड़ा सा आयनिक त्रिज्या के बारे में चर्चा कर लें। आयनिक त्रिज्या, ये आपका आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में क्या है कि 1916 सन 1916 में लुईस कोसेल ने क्या किया कि देखा कि कुछ गैस जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियोन, जैसे कि आर्गन, जैसे कि क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये सारी गैसें जो हैं तो गैस, ठीक, लेकिन ये बिल्कुल यौगिक नहीं बना रही हैं। परमाणु की परिभाषा जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन उन्होंने देखा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, तो लुईस कोसेल ने इसको प्रतिपादित किया, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन संयोजकता सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजकता सिद्धांत, जिसको किसने प्रतिपादित किया? सन 1916 में लुईस और कोसेल ने। तो क्या देखा उन्होंने कि हीलियम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, नियोन तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि अगर हम अन्य गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह H2 है। ऑक्सीजन की बात करें O2, नाइट्रोजन की बात करें N2, क्लोरीन की बात करें Cl2, यानी कि जितनी भी गैसें हैं वह द्विपरमाणविक, यानी कि 2 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये जो अक्रिय गैस होते हैं, ये आपके परमाणुवीय अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण? तो यहाँ पर
जो हम बात करें तो हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 8, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 2, इसकी 10 और इसकी 18, इसके 36 और इसके 54 होते हैं। तो ये आपके 2, 2, 8। आर्गन की बात करें तो 2, 8, 8। क्रिप्टॉन की बात करें तो 2, 8 और 2, 8, 8 तो 10 और ये 18 और ये 8। तो आप देख रहे हैं 8 तो 10 और 18, 10, 28, 8, 36। जीनोम की बात करें तो 2, 8 फिर आपका 18 और फिर 18 और फिर 8। तो ये 18 दूनी 36, 4 40, 4 44 और 10 54। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाह्यतम कोश में 8, इसके बाह्यतम कोश में 8, इसके बाह्यतम कोश में 8, इसके बाह्यतम कोश में 8। ये चीज जो इनको सेम दिखी, क्या बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, वह एक मेन रीजन था, प्रमुख कारण था इनके अक्रिय होने का, कि ये किसी से क्रिया नहीं करते, ये यौगिक नहीं बनाते, या ये 2 परमाणु मिलकर नहीं रहते, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको कि हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसी से उन्होंने संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संयोजकता सिद्धांत दिया। तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता सिद्धांत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु, इसको नोट करेंगे आप, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए वो जो कुछ भी करता है, सबसे पहले तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम नियोन में 1 इलेक्ट्रॉन और ले दें, 2, 8 और 1, तो यह कि इसकी परमाणु संख्या 1 और ये नियोन आपका सोडियम में कन्वर्ट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी कि अगर यह इलेक्ट्रॉन ये खो दे तो इसका बाह्यतम विन्यास 8 हो जाएगा, यानी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बकायदा आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर किसी भी परमाणु पर एक धनावेश आ जाता है और ये Na+ में परिवर्तित हो जाता है। अब ये सोडियम परमाणु नहीं रहा, अब ये सोडियम आयन बन चुका है, राइट। तो अब हम इसकी संरचना बना तो देखिए, पहली कक्षा ये नाभिक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपने देखा 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरी कक्षा में आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम खो चुका है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खोने के फलस्वरूप उसका जो बाह्यतम विन्यास है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, और ये अब Na यानी कि सोडियम की त्रिज्या नहीं है, अब ये Na+, यानी कि सोडियम आयन की संरचना है, और सोडियम आयन की संरचना में जो त्रिज्या बनेगी, यानी कि नाभिक से लेकर, अब उसका बाह्यतम कोश कौन सा रह गया, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन के साथ ही लुप्त हो चुका है, तो ये उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। आपने देखा परमाणु त्रिज्या, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। अब उसी में हमने चूंकि आयनिक त्रिज्या इसीलिए अलग से नहीं लिखा था, क्योंकि परमाणु से ही निकलकर कौन सी त्रिज्या आई, आयनिक त्रिज्या, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन खोने के फलस्वरूप
जो त्रिज्या प्राप्त हुई, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जाने के पश्चात जो त्रिज्या प्राप्त हुई वो क्या हुई, आयनिक त्रिज्या। यानी आयन किसी भी आयन के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब हम यही बात मैग्नीशियम पर लागू करें तो मैग्नीशियम में भी बीचों बीच नाभिक होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या आपको पता है 12 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2। ये 2 वाली कक्षा समाप्त हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा और अब मैग्नीशियम की त्रिज्या यानी Mg+2 की ये त्रिज्या तैयार है। ये तो बात हुई आवर्त की। सोडियम के जस्ट बगल में मैग्नीशियम आता है और मैग्नीशियम की त्रिज्या जो है अब यहाँ पर तैयार है। उसके बाद हम सोडियम के नीचे की बात करें, पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पर K, चलिए K बीचों बीच नाभिक, नाभिक में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। क्योंकि पोटेशियम में 4 कक्षा होती हैं, 2, 8, 8 और 1। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8, यहाँ 8 और लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यहाँ भी 8, यहाँ पर 2, 2, 8 ये मैग्नीशियम Mg+2 का, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये त्यागेगा वैसे ही ये लास्ट वाली कक्षा समाप्त हो जाएगी और यह त्रिज्या उसकी आयनिक त्रिज्या बनेगी। तो अब इनने ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन के समान 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते थे। तो ये तो हुई जब बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उसको आयनिक यानी कि वो धनायनिक त्रिज्या वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को समाप्त करेगा और धनायनिक त्रिज्या बनाता है। लेकिन जब उसके बाह्यतम कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि हम क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तब क्या होगा? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही वो अपना बाह्यतम, यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 2, 8 और 7। तो क्या यह 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा लाइटली रस लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के फलस्वरूप Cl- यानी कि आपके ऋणायन बनते हैं और ऋणायन बनने के पश्चात इसकी त्रिज्या यहाँ पर देखिए तो परमाणु इसका बड़ा था, आयन इसका छोटा है, या इसका भी परमाणु बड़ा था, आयन इसका छोटा है। परमाणु त्रिज्या बड़ी थी, आयनिक त्रिज्या छोटी है। जबकि हम ऋणायन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में पुनः 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका विन्यास 2, 8 और 8 ये आर्गन के समान हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर कोई कक्षा समाप्त नहीं हो रही है, कोई कक्षा समाप्त नहीं हो रही है। जो परमाणु त्रिज्या पहले से थी उसमें वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या में कमी आती है या वृद्धि होती है। कमी कब तक आएगी? तो हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट ए में अगर यहाँ हम सोडियम लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम लेते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम लेते हैं, यहाँ पर तो यहाँ तक सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये जब आयन बनाएंगे Na+, Mg+2 और Al+3, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मात्र 10। अगर हम इसको बांटें तो 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8 रह जाता है।
तो ये जो है आयनिक त्रिज्या आपकी धनायन वाली वो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? तो यहाँ पर ये +11, ये +12 और ये +13 जो कि उसके प्रोटॉनों की संख्या है या फिर नाभिक पर आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में 10-10 हैं। तो अट्रैक्शन जो है यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ +13 है, नाभिकीय आवेश की मात्रा ज्यादा है। जो आपने अभी पिछले लेक्चर में देखा, नाभिकीय आवेश बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। यहाँ पर परमाणु नहीं है, आयनिक त्रिज्या की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन टोटल 10 और नाभिकीय आवेश 13, तो सबसे छोटा। यह प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपको दे दिया जाए सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3, तो उसमें सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? तो किसकी होगी? तो Al+3 की, क्योंकि उसके पास मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है और नाभिकीय आवेश आपके +13 हैं, जो कि ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेंगे और त्रिज्या छोटी होगी। तो Al+3 की त्रिज्या छोटी होगी किसकी तुलना में? तो मैग्नीशियम की तुलना में। मैग्नीशियम की तुलना में Mg+2 मैग्नीशियम आयन की तुलना में एल्यूमिनियम की त्रिज्या छोटी होगी और Mg+2 की त्रिज्या Na+ की तुलना में छोटी होगी। तो अगर हम धनायन की बात करें तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनायनिक त्रिज्या में क्या होती है? कमी आती जाती है, वो छोटी होती जाती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो फिर वही बात लागू होता है कि Na+ में 1 और 2 कक्षा बचे हुए हैं, तो K+ में चूंकि 4 कक्षा थे तो 1, 2 और 3 कक्षा बचेंगे। तो Na+ की जो त्रिज्या होगी K+ से सदैव छोटी होगी। अगर हम पोटेशियम के नीचे रुबिडियम की बात करें तो उसके पास Rb+ में 1, 2, 3 और 1 कक्षा और बचेगी जो पोटेशियम की त्रिज्या से बड़ी होगी। सीजियम की बात करें तो 1 कक्षा और बचेगी जो कि सीजियम यानी रुबिडियम की त्रिज्या से बड़ी होगी। तो आयनिक त्रिज्या, अगर हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयनिक त्रिज्या आपका आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता जाता है, यानी कि बड़ा होता, ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम लें तो ये बढ़ता जाता है। और अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, तीर का निशान आपको दिख रहा, बाएं से दाएं जाते हैं तो हम ना बढ़ता कह सकते हैं ना घटता कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दूरी तक तो घटता जाता है। जैसे कि सोडियम प्लस से छोटा Mg+2, उससे छोटा Al+3। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गैन होना शुरू करता है तो हम नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पर कार्बन की बात करें तो भी, तो कार्बन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है 4। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यह N-3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी कि नाभिकीय आवेश मात्र विचारा +7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 10, 7 इलेक्ट्रॉन और 3 माइनस का चार्ज, 7, 3, 10। पिछले लेक्चर में आपने बखूबी बड़े डिटेल से इन चीजों को, इनका टेस्ट भी दिया हुआ है, ये सभी पता है आपको। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 लेगा क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और सबको 2 इलेक्ट्रॉन, सबको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। ये -3 क्योंकि 5 इसके बाह्यतम कोश के, 3, 5, 3, 8, -2 यानी कि ये +8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो 8 थे, 2 और ले लिए तो 10। अब हम आगे बात करें F- की, तो F- चूंकि आवेशों की संख्या +9
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या जो होती है, परमाणुवीय त्रिज्या, ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो इस कारण ये जो त्रिज्या होती है ये परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक, अब आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या भी ऋणायनिक त्रिज्या, धनायनिक त्रिज्या भी यहाँ से यहाँ जाने पर घटती जाएगी और ऋणायनिक त्रिज्या भी बाएं से दाएं जाने पर घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि धनावेशों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो अब आपके हम बंध पर आते हैं। जो बात हमें बतानी थी क्या थी कि हर परमाणु, आपने देखा कि हर परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। यहाँ पर आयनिक त्रिज्या की बात हुई, आयन की बात हुई, तो इन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ये ऋणायन में, या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया धनायन में। वो त्याग करके और ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ तक चलिए, इसमें आयनिक बंध हम बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि हमें आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या हमें पता चल चुका है। आयनिक त्रिज्या कैसे बढ़ता है? तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ा होगा तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगा, घटेगा। और जैसा कि आपने परमाणु त्रिज्या, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है। परमाणु त्रिज्या यानी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाता है। इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जैसा परमाणु त्रिज्या सेम वैसा आयनिक त्रिज्या। लेकिन उसमें दो बातें आई, क्या कि आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। धनायनिक त्रिज्या जो परमाणु से छोटी होती है सदैव, ऋणायनिक त्रिज्या जिसका आकार परमाणु से बड़ा होता है। आवर्त सारणी में बकायदा ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, जैसे कि परमाणु त्रिज्या। नाभिकीय आवेश वृद्धि के साथ घटता जाता है, जैसे कि परमाणु त्रिज्या। तो उसके जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो आप बिल्कुल परमाणु त्रिज्या के जैसे ही होंगे, आप उसी से पढ़ लेंगे। अब हम जहां आने वाले थे वो बात ये है कि सहसंयोजी बंध। तो आपने देखा या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ये सहसंयोजी वाली बात कहाँ से आती है? तो सहसंयोजी की बात आती है कि जैसे कार्बन है, आपका कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, ये सब इसकी परमाणु संख्या 6, पहली कक्षा में 2 और बाह्यतम कोश में 4। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, पहली कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 4। ये जो 4 बाहर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो क्या वो इन चारों का त्याग कर सकते हैं या क्या ये 4 को ग्रहण कर सकते हैं? तो नहीं, ये हमेशा 8 पूरा करने के लिए, यही नहीं और भी बहुत सारे तत्व हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो जैसे आप देखिए क्या है कि हम बात करें Cl2 की, Cl2 यानी क्लोरीन। अब क्लोरीन आपका क्लोरीन जिसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्लोरीन है, इसके भी बाह्यतम कोश में 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर इसको सोडियम मिल गया, सोडियम जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला होता है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो गया तो वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना सकता है। लेकिन जहां पर उनको इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। जैसे कि समुच्चय में हम सर्वांग सम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस क्लोरीन का भी हक है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस क्लोरीन का भी हक है। अब ये जो
वह सहसंयोजी बंध कहलाता है। ये सब पूरी चर्चा हमारी होगी अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में, जहां इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अभी क्या है कि अभी हमको बताना है क्या, केवल सहसंयोजी त्रिज्या। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सहसंयोजी बंध को बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो ये आपका क्लोरीन जो Cl2 बना, Cl2 के बीच में आपकी ये त्रिज्या, ये बंध बना। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और ये 6। चूंकि अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें हमें लुईस स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आप हल्का सा जानिए कि ऑक्सीजन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं और यहाँ पर ये O2 क्या फॉर्म करेंगे? O2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा दोनों अपने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। चलिए तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के। तो ये सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अभी इतना ही चर्चा करेंगे ताकि हम सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में जान सकें। चलिए ठीक है, इसको अभी यहीं बंद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी त्रिज्या। तो सहसंयोजी त्रिज्या यानी कि साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप परमाणु ने बंध बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि उसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना था। ठीक, O2 Cl2, इन दोनों ने सहसंयोजी बंध बनाए। कैसे बनाए, क्यों बनाए, ये आपने देखा। अब अगर HCl की बात करें तो वह भी सहसंयोजी बंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, एक की साझेदारी होगी और हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में हीलियम के समान 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा और क्लोरीन अपने बाह्यतम कोश में 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक बात और बताऊंगी, वो है कि अगर O2 यानी कि 2O, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, Cl2 यानी एक Cl दूसरा Cl, तो ये कहलाते हैं समपरमाणविक। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 परमाणु सहसंयोजी बंध में भाग ले रहे हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए वो समपरमाणु। और चूंकि इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, तो ये कहलाता है विषम परमाणविक। इसको अपन बोलेंगे विषम परमाणविक। तो अब त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या भी 2 प्रकार से होगी, एक समपरमाणविक अणु के लिए और दूसरा विषम परमाणविक के लिए। तो समपरमाणविक की अगर अपन बात करें तो ये 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये पहले परमाणु का नाभिक और ये दूसरे परमाणु का नाभिक, और इस तरह से मान के चलो ये नाभिक है, तो इन दोनों नाभिकों के बीच की आधी दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो कि d कहलाती है। क्या कहलाती है? d। अब इसका आधा कर दें तो यह इस परमाणु की d/2 सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर? ठीक। लेकिन अगर ये विषम परमाणविक हैं
क्या होगा, तो एक की त्रिज्या छोटी होगी जिसको हम r1 लेंगे, दूसरे की त्रिज्या बड़ी होगी जिसको हम r2 लेंगे, और यहाँ पर हमारा d बराबर r1 और प्लस r2 है, तो यहाँ d/2 लेना है, तो r1 प्लस r2/2, यानी कि हम अलग अलग परमाणु वाले जो सहसंयोजी बंध निर्मित करेंगे, तो इन दोनों के बीच की सहसंयोजी त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, पहले परमाणु की त्रिज्या धन दूसरे परमाणु की त्रिज्या और बटे 2। तो ये थी सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या का मान्य भी परमाणुविक त्रिज्या की तरह ही आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटता जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा। तो ये आपका बढ़ता जाएगा और ये आपका घटता जाएगा। जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या घटती जाएगी तो सहसंयोजी त्रिज्या का मान भी घटता जाएगा। जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सहसंयोजी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम बात करें कार्बन, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, तो कार्बन की त्रिज्या छोटी, सिलिकॉन की त्रिज्या बड़ी होगी। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की त्रिज्या छोटी और सल्फर की त्रिज्या बड़ी होगी। इसी के साथ हम सहसंयोजी त्रिज्या को समाप्त करते हैं। तो ये तो त्रिज्या एक ऐसे ही वैन डर वाल्स त्रिज्या है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन क्या है कि ये सब तो थोड़े कम महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, जो कि हर कदम पर आपका साथ देंगे, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो आपके जीवन भर के लिए होगा। तो कल हम पढ़ेंगे आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। विद्युत ऋणात्मकता में भी हमें सहसंयोजी बंध की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा डिटेल किया, नहीं तो अभी तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं।